हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी लोकवाणी 10वीं कक्षा का तीसरा अध्याय सफ़र का साथी और सिरदर्द, जो कि राम नारायण उपाध्याय द्वारा लिखित है, इस अध्याय के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, जो शीर्षक दिया गया है सफ़र का साथी और सिरदर्द। सफ़र का अर्थ होता है ट्रैवलिंग करना, यात्रा करना। यात्रा करना किसे नहीं पसंद होता, और यात्रा के जो माध्यम होते हैं उनमें खासकर रेल के माध्यम से सफ़र करना बड़ा ही आनंददायी होता है। इस आनंददायी सफ़र में यदि आपके विचारों से मिलता जुलता हमसफ़र कोई आपके साथ मिल जाए तब तो बड़ा मज़ा आता है। लेकिन अगर आपके मानसिकता से हटकर, आपके विचारों, आपके ख़यालों, आपकी सोच से हटकर कोई हमसफ़र, कोई दूसरा सहयात्री आपके साथ सफ़र कर रहा हो, ट्रैवलिंग कर रहा हो, तब आपके लिए सिरदर्द होना ये स्वाभाविक सी बात है, या आपको परेशानी का सामना करना ही पड़ता है। दोस्तों, आपने भी ट्रेन के माध्यम से सफ़र ज़रूर किया होगा। ट्रेन वो जो गांव ग्रामीण इलाकों के माध्यम से, जंगलों के माध्यम से, नदी नालों के ऊपर से होते हुए, पहाड़ी क्षेत्रों से गुज़रते हुए जो चारों तरफ की हरियाली का दृश्य आपकी आंखों के सामने उपस्थित करती है, वो आपके मन को खुश कर देती है। आप जब दौड़ती हुई ट्रेन में विंडो पर, उसकी खिड़की के सीट पर बैठे होते हैं, तो बाहर का जो नज़ारा दौड़ता हुआ आपको नज़र आता है, आप उस नज़ारे में इस तरह से खो जाते हैं कि वाकई में आप अपने आप को कहीं ना कहीं तरह तरह के ख्यालों, सोचों से घिरा हुआ पाते हैं। लेखक ने यहाँ पर स्वयं की यात्रा का वर्णन, स्वयं की मेंटालिटी का, स्वयं की मानसिकता का, अपने विचारों, अपने ख्यालों का वर्णन, अपनी आदतों का, अपने बर्ताव का यहाँ पर जिक्र किया है, चित्रण किया है। यहाँ पर लेखक अपने ख्यालों के आधार पर ट्रेन के माध्यम से सफ़र जब आप कर रहे होते हैं तो किस तरह से आपको अपने सहयात्रियों, आपके साथ जो मुसाफिर होते हैं, आप उनका सामना करते हैं। यहाँ पर इस अध्याय में और भी इसी तरह की अन्य अनेक बातों का वर्णन राम नारायण उपाध्याय जी ने दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का, इस अध्याय का, जिसका शीर्षक सफ़र का साथी और सिरदर्द है, इसको हम वाक्यों के आधार पर, पैराग्राफ के आधार पर पढ़ते हुए, समझते हुए चलेंगे। और उसके बाद स्वाध्याय, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 12 पर दिया गया है, 12-13 पर दिया गया है, उनको भी हम समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3, सफ़र का साथी और सिरदर्द। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स उस चैप्टर के, उस पाठ के लिखने वाले के बारे में थोड़ा संक्षिप्त मामूली जानकारी ले लेना ये ज़रूरी होता है। उसके द्वारा लिखी गई रचनाएं, ये भी हमको पता होना चाहिए। और इस चैप्टर में, इस अध्याय में, इस सबक में किस बारे में बताया गया है उसको भी हम संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद फिर हम इस सबक का, इस चैप्टर का खुलासा, इसकी व्याख्या समझेंगे।
तो सबसे पहले लेखक परिचय यहां पर हम देख लेते हैं। राम नारायण उपाध्याय जी का जन्म 20 मई 1918 को मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में हुआ था। एमपी जो स्टेट है हिंदुस्तान का, खंडवा शहर बड़ा प्रसिद्ध, बड़ा मशहूर शहर है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। आपकी शिक्षा गांव में ही हुई थी, ग्रामीण इलाकों में ही आपकी पढ़ाई लिखाई हुई। कोई शहर में जाकर आपका अध्ययन अध्यापन मीन्स जो शिक्षा आपने ग्रहण की वो गांव की ही एक तरह से मानी जा सकती है। आप गांधी जी से प्रभावित थे, आप कह सकते हैं कि गांधीवादी विचारधारा से, उनके ख्यालों से काफ़ी मुतासिर थे, काफ़ी उनका इम्प्रेशन इनके जीवन में दिखलाई पड़ता है और उनसे ही प्रेरणा यानी एक तरह से मोटिवेट होना, इंस्पायर्ड होना जिसे आप बोलते हैं ना, लेकर लेखन क्षेत्र में यानी राइटिंग फील्ड में यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि गांधीवादी ख्यालों से मुतासिर होकर ही राइटिंग फील्ड में इनकी एंट्री होती है, पदार्पण यानी प्रवेश करना। आपकी भाषा शैली जो आप राइटिंग करते थे, जो उसकी स्टाइल है, लैंग्वेज स्किल है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि बहुत ही सहज और सरल, बहुत ही आसान होने के साथ प्रभावशाली, यानी आप जब पढ़ें तो आपके ऊपर उसका असर पड़ना ये लाजमी, ये स्वाभाविक हो जाता है। आपने व्यंग्य का अर्थ होता है टॉन्ट करना, क्रिटिसाइज करना, यानी ऐसी बात जो सच है लेकिन सच बोलते हैं ना कि कड़वा होता है, तो उस अंदाज में अपनी बातों को इन्होंने लिखा हुआ है। ललित निबंध यानी ऐसे निबंध, ऐसे एसेज नुमा चैप्टर या आर्टिकल्स जिन, ललित का अर्थ होता है सुंदरता, मनमोहक पैदा करने वाले यानी अट्रैक्शन पैदा करने वाले, ऐसे एसेज इनके माध्यम से लिखे गए। रूपक कंपैरेटिव एक चीज़ होती है, रिपोर्टाज रिपोर्टिंग करना, लघु कथाएं, शॉर्ट स्टोरी, संस्मरण इत्यादियाँ कई विधाओं में यानी कई हिंदी साहित्य के अलग अलग जो फील्ड हैं इनमें लेखन कार्य आपके माध्यम से यानी उपाध्याय जी के माध्यम से हुआ है। आपके द्वारा रचित 30 से भी अधिक रचनाएं, कहने का मतलब ये कि इन्होंने 30 से भी ज़्यादा ऐसी चीज़ें लिखी हैं जिनका प्रकाशन हो चुका है, पब्लिश्ड हो चुकी हैं वो चीज़ें। आपने हिंदी भाषा के उत्थान यानी ग्रोथ, तरक्की जिसे आप बोल सकते हैं, के साथ ही साथ लोक भाषा यानी आम पब्लिक की ज़ुबान जिसे आप बोलेंगे, एवं विभिन्न बोलियों यानी डिलेक्ट्स यानी जो लोकल लैंग्वेज होती है ना, उन बोलियों के संवर्धन यानी उनके विकास के लिए भी इन्होंने काफ़ी कोशिश की है, काम किया हुआ है। प्रमुख कृतियां इनके द्वारा लिखी गई जो रचनाएं हैं वो आप देख लीजिए यहाँ पर। बख्शीनामा, धुंधले कांच की दीवार, नाक का सवाल, मुस्कुराती फाइलें, ये व्यंग संग्रह यानी टॉन्ट करने वाले अंदाज में, सच्चाई बतलाने वाले अंदाज में, ऐसी बातें जिन्हें सुनकर आदमी तिलमिला जाए, ये वाले अंदाज में जो इन्होंने लिखा है, कलेक्शन है इनका, वो यहाँ पर ये नाम दिए गए हैं। उसके बाद मृग के छौने यानी बच्चे, हिरण के बच्चे जिसे आप बोलते हैं, ये निबंध कलेक्शन है इनका। हम तो बाबुल तेरे बाग की चिड़िया, ये लोक साहित्य यानी लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ लिटरेचर है इनका। लिटरेचर यानी अदब, जिन्हें भूल ना सका, ये संस्मरण यानी लोगों के जीवन से जुड़ी हुई ऐसी बातें जो लेखक ने खुद देखी हो, महसूस की हो या सुनी हो, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर लोगों से संबंधित, इसका शीर्षक यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है, जिन्हें भूल ना सका। इस तरह की बातें भी इनकी रचनाओं में शामिल हैं। अब यहाँ पर हम संक्षिप्त रूप में सफ़र का साथी और सिरदर्द नामक इस चैप्टर का सारांश समझ लेते हैं कि लेखक ने इस चैप्टर में बतलाया क्या है, समझाना क्या चाहे। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ यानी सफ़र का साथी और सिरदर्द एक हास्य व्यंग निबंध है। अब यहाँ पर हास्य का अर्थ होता है कॉमेडी, एक तरह से आप कह सकते हैं। आप आजकल देख रहे होंगे जो रियलिटी शोज़ वगैरह चलते हैं, कपिल शर्मा का शो आप देख रहे होंगे, वो एक हास्य प्रोग्राम आप कह सकते हैं। नहीं, ऐसी बातें जिन्हें सुनकर आपका मन जो है हंसी महसूस करने लगे, आपके मन में गुदगुदी पैदा हो। व्यंग का अर्थ मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्रिटिसाइज करना। तो ये एक ऐसा निबंधात्मक अध्याय है जिसमें आपको सफ़र के दौरान होने वाली घटना जो अगर आपके साथ हुई हो तो आपको बुरा लगने वाली बात भी है और उन्हें पढ़कर याद करके मज़ा भी आने वाली बात है। तो इसमें लेखक ने रेल यात्रा में, जब हम ट्रेन के माध्यम से सफ़र कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो मेन ख़ास जो माध्यम बताया गया है इस चैप्टर का लिखने का, और अक्सर लोगों के साथ होता है, आप कभी ध्यान दीजिएगा कि इसमें लेखक ने रेल यात्रा में मांग कर
अखबार यानी समाचार पत्र, न्यूज़पेपर जिसे आप बोलते हैं, पढ़ने वालों के बारे में बतलाया है। अनावश्यक बात करने वालों यानी आप जिनको जानते नहीं या जानते भी हैं तो बेफिजूल, निरर्थक, बेमतलब वाली बातें, यानी क्योंकि उनकी आदत होती है बकबक करने की, तो ऐसे बात करने वाले लोगों का भी वर्णन किया जो खासकर ट्रैवलिंग करने के वक्त में आपके साथ, आपके हमसफ़र के रूप में आपके साथ शामिल हो जाते हैं और ये आपके लिए दर्द सर बन जाता है। बिन मांगे सलाह देने वालों पर, आप किसी प्रॉब्लम में हैं, आपको किसी के मशवरे की ज़रूरत नहीं है, बावजूद इसके कुछ लोग अपने आप को इतना होशियार कह लीजिए, टैलेंटेड कह लीजिए, चतुर कह लीजिए, और एक तरह से अपने आप को बिन सलाह देने वाला ख़ास इंसान कह लीजिए, ऐसे लोगों का भी वर्णन किया गया है कि वो आपको मशवरा देते ही देते हैं, भले ही वो मशवरा आपके काम का हो या नहीं हो। तो बिन मांगे सलाह देने वाले यानी मशवरा देने वालों पर भी करारा व्यंग किया गया है। लेखक का इस पाठ के माध्यम से यही कहने का अर्थ है, तात्पर्य मतलब है कि हमें इन बुराइयों से, यानी हम किसी के हाथ में पेपर देखें और आप झट से मांग लेते हैं, किसी से भी कुछ भी बातें करने लगते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम में देखना और जबरन मशवरा देने लगना, ये तमाम चीज़ें जो है इंसान की बुराइयों में शामिल होती हैं। हमें इन बुराइयों से अपने आप को बचाना चाहिए, यही इस पाठ का मकसद है, यही इस पाठ का उद्देश्य है। अब चलिए इस चैप्टर की शुरुआत हम करते हैं, समझने का हम प्रयास करते हैं। मुझे अकेले यात्रा करने में आनंद आता है। सफ़र करने के बारे में आप खुद महसूस करिए कि कहीं आपको अकेले जाना हो और ख़ासकर ट्रेन के माध्यम से जाना हो तो कितना मज़ा आता है। और मज़ा इसलिए आता है क्योंकि आप आराम से बैठे हुए हैं और आपके किनारे, मतलब आपकी निगाहें जहाँ जहाँ जा रही हैं, आप जिस नज़ारे को देख रहे हैं वो नज़ारा कैसे दौड़ते आगे पीछे भागता हुआ आपको नज़र आता है। तो बड़ा मज़ेदार होता है सफ़र करना। ये लेखक अपने माध्यम से बतला रहे हैं कि मुझे अकेले यात्रा करने में बड़ा आनंद आता है, बड़ा मज़ा आता है। इससे चलती रेल में से पैरों के नीचे से निकल जाने वाली नदी में कल्पना ने ख्यालों में डुबकी लगाने, मतलब आप ट्रेन में बैठे हैं, आपके नीचे से नाले गुजर रहे हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ गुजर रही हैं, किनारे से आप देख रहे हैं जंगलात गुजर रहे होते हैं, बड़े घने वन गुजर रहे होते हैं। इन चीज़ों को देखकर जो आनंद मिलता है उसका वर्णन यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो पास लगते हैं यानी आपके नज़दीक हैं, उन वृक्षों, उन झाड़, उन पेड़ों के निरंतर यानी लगातार पीछे छूटते चले जाने, क्या स्पीड के साथ पेड़ आपकी ट्रेन आगे बढ़ रही होती है और वो जंगलात जो है पीछे किस तरह से दौड़ते हुए आपको नज़र आते हैं, वो नज़ारा बड़ा मज़ेदार आनंददायी होता है। तो छूटते चले जाने और जो दूर हैं उन भागते वृक्षों का साथ निभाने में, जो नज़दीक के पेड़ यानी बिल्कुल ट्रेन के नज़दीक जो पेड़ होते हैं वो बड़ी स्पीड के साथ पीछे को भागते नज़र आते हैं, लेकिन जो आपकी ट्रेन से काफ़ी दूर होते हैं ऐसा लगता है वो आपके ट्रेन के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आप कभी इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, बड़ा मज़ा आता है। तो वृक्षों का साथ निभाने में यानी उन पेड़ों का साथ निभाने में जो आपके साथ चल रहे होते हैं ऐसा आपको लगता है, जबकि होता ऐसा नहीं है, तो बड़ा मज़ा आता है। यात्रा में अगर कोई साथी यानी हम सफ़र यात्री मिल जाए तो ऐसा लगता है मानो वो मेरी निगाह चुरा रहा हो। यहाँ पर लोगों की मेंटालिटी, उनकी मानसिकता या उनके नज़रिए का या उनकी आदत और बिहेवियर का वर्णन किया जा रहा है। निगाह का हिंदी में शब्द होता है दृष्टि, यानी नज़रें बचाना। तो निगाह चुरा रहा हूँ मैं किसकी ओर, एकटक यानी बिना पलक झपकाए, लगातार, कंटिन्यू। निहारने का अर्थ होता है देखना। एकटक निहारता हूँ, किसे देखकर नाक भौं सिकोड़ता हूँ, यानी यहाँ पर नाक भौं सिकोड़ना एक तरह से मुहावरा है, नोट कर लीजिएगा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नाराज़गी जाहिर करना, मतलब बुरा लगना एक तरह से। और कौन मेरे एकांत यानी तन्हाई, बिल्कुल आप लोनलीनेस, अकेलापन जिसे आप बोलते हैं। क्षणों यानी लम्हों का अंतरंग यानी बहुत ही खास आपका साथी, आपका हम सफ़र है। इन सब बातों पर कोई निगाह रखे, मतलब सोचे, देखे, समझे, ये मुझे कतई पसंद नहीं। यानी आपको कोई ध्यान से देखे कि आप कौन हैं, क्या हैं। लेखक यहाँ पर ये बतलाना चाह रहे हैं कि भाई मैं अकेले सफ़र कर रहा हूँ, मुझे अकेले आनंद लेने दीजिए, ट्रेन के बाहर झांकने दीजिए, जो नज़ारे गुजर रहे हैं उनमें अपने आप को खोए रहने दीजिए, आप मुझे डिस्टर्ब मत करिए। क्यों? क्योंकि लेखक कह रहे हैं मुझे कतई बिल्कुल पसंद नहीं। कभी कभी जब रेल की खिड़की से बाहर झांककर दूर के दृश्य यानी नज़ारों को या फिर किसी प्राकृतिक यानी नेचुरल, कुदरती जिसे आप बोलते हैं, मनोरम, मन को भाने वाले दृश्य यानी नज़ारे को देखना चाहता हूँ, जैसे
सूर्योदय जो सनराइज होता है, सूरज का उगना, और सूर्यास्त, देखिए दोनों एक दूसरे के विलोम हैं, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सूर्योदय सूरज का उगना, सूर्यास्त सूर्य का डूबना, सनराइज सनसेट जिसे आप बोलते हैं। तभी मेरी दृष्टि उचट कर, उचट का अर्थ होता है कि बेजार हो जाना, मतलब कंटिन्यू देखते हुए फिर कोई चीज आपको बोर करने लगे। तो उचड़कर किसी वृक्ष की डाली पर पांव टिकाए बच्चों को देखने में जो उलझती है, मतलब दूर देख रहे हैं बच्चे, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, जो भी है, और आप अगर सूरज को देख रहे हैं तो अचानक वहां से निगाह हट के उन खेलते कूदते बच्चों की तरफ जब आपकी निगाह जाती है, तब आप कैसा महसूस कर रहे हैं वो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं। तब कैमरे के हिल जाने की तरह सारा दृश्य गायब हो जाता है, कि जैसे आप फोटो किसी नज़ारे का लेना चाह रहे हैं और अचानक उसके सामने कोई चीज़ आ जाए तो कैसे आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। बिल्कुल वही सिचुएशन, वही हालत जो यहाँ पर लेखक स्वयं की, खुद की बतला रहे हैं। और मैं सोचता ही रह जाता हूँ कि आखिर में देख क्या रहा था, मतलब ये दूसरा नज़ारा जब सामने आ जाता है तो पहले का नज़ारा गायब हो जाता है। कभी कभी मेरी दृष्टि, मेरी नज़र, मेरी निगाह नदी किनारे के सौंदर्य यानी खूबसूरती को निहारना चाहती है, देखना चाहती है। इसी बीच जैसे आंख में कंकरी पत्थर का छोटा सा टुकड़ा गिर जाए। अब आपके आंख में जब डस्ट या धूल चली जाती है तो किस तरह से आप तकलीफ वाले सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि जैसे मैं कोई नज़ारा देख रहा होता हूँ, समतल मैदान या जंगलातों का गुजरना उस दौड़ती हुई ट्रेन के अंदर बैठे हुए, कि अचानक क्या होता है, ऐसे रास्ते में पहाड़ी, अचानक आपके और उस नज़ारे के बीच में जो पहाड़ी का सिलसिला, छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ होती हैं, पहाड़ों का जो सिलसिला शुरू हो जाता है, तो पीछे की तरफ का जो नज़ारा होता है, जंगलों का, नदी नालों का, डूबते हुए सूरज का, उगते हुए सूरज का, वो दृश्य क्या हो जाता है, चौपट हो जाता है। चौपट हो जाना ये मुहावरा है, नोट कर लीजिएगा। चौपट हो जाने का मतलब होता है तबाह हो जाना, बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना। तो वो नज़ारा जो आपकी आंखों से गायब हो जाता है। कभी कभी मेरा मन उच्चाकाश, उच्च यानी हाई, ऊपर की ओर, आसमान की ओर, बहुत ऊपर ऊंचाई की तरफ, आसमान में उड़ने वाले पक्षियों यानी परिंदों के साथ अनंत, देखिए अनंत का अर्थ होता है जिसका कोई अंत ना हो। और बच्चों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अनंत जो है ईश्वर, गॉड को भी बोलते हैं, मतलब गॉड का कोई अंत नहीं होता, कहाँ वो शुरू हो रहा है कहाँ वो खत्म हो रहा है। तो एक अर्थ अनंत का ईश्वर भी होता है, लेकिन यहाँ पर अनंत का अर्थ हालात के हिसाब से, यानी जो चीज़ आप देख रहे हैं कि कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। अनंत जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई समाप्ति ना हो, खात्मा ना हो, जिसे आप बोलेंगे। कि और छोर, किनारा, यानी ये सिरा वो सिरा नापना चाहता है। इसी बीच रेल किसी गुफा यानी सुरंग, केव जिसे आप बोलते हैं, में प्रवेश कर जाती है। देखिए जब ट्रेन सुरंग में गुजरती है तो कितनी आवाज़ें होती हैं, किस तरह से बच्चे शोर मचाते हैं, बच्चे क्या बड़े भी शोर मचाने लगते हैं, और एक आनंद वाला माहौल जो है, खुशी वाला माहौल वहाँ पर महसूस होने लगता है। तो किसी गुफा में प्रवेश कर जाती है और तब लाचार मन को भी मन मारकर सुरंग की उस पतली लकीर में, क्योंकि ट्रेन का जितना ट्रैक होता है या जो हिस्सा गुजरने लायक होता है उसके हिसाब से यहाँ पर बताया गया है कि उस पतली लकीर में से निकलने को बाध्य यानी विवश, मजबूर होना पड़ता है। कि जब सुरंग से गुजर रही होती है ट्रेन तो बाहर का नज़ारा आप क्या देखेंगे, हाँ जो अंदर का नज़ारा है और आप सुरंग के अंदर जा रहे हैं, ये अपने आप में एक आनंददायी होता है, मज़ेदार होता है। वैसे लेखक यहाँ पर स्पष्ट करना चाह रहे हैं, बतलाना चाह रहे हैं कि मुझे बस की यात्रा यानी बस के ज़रिए सफ़र करना कतई बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल मुझे मज़ा नहीं आता है। उसमें यह भी ज़रूरी नहीं कि बगल में बैठने वाला आदमी हमारा मनपसंदी हो, यानी आपके साथ जो देखिए बस की जो सीटें होती हैं आप जानते हैं कि 2 से 3 और बड़ा कंजस्टेड होता है। आप ट्रेन की तरह की सीटों पर जिस तरह से लेट सकते हैं, आराम कर सकते हैं, बिंदास फैल कर चौड़े हो सकते हैं, वो आप बस की सीट में वैसा नहीं कर सकते हैं। और फिर आपको किसी न किसी के साथ बैठना पड़ता है, पता नहीं आप अब अकेले हैं तो जाहिर सी बात कोई ना कोई अन्य इंसान होगा, कोई दूसरा इंसान होगा। तो ज़रूरी नहीं कि वो आपके विचारों का, आपकी ही तरह की नज़रियात रखने वाला हो, आपकी ही सोच का इंसान हो। तो ये आपको थोड़ा बोरियत वाला सफ़र आपके लिए बन जाता है। बट ट्रेन में क्या होता है, ट्रेन में आपकी अपनी पर्सनल सीट होती है जो कि एक पूरी सीट होती है। तो आपको अगर कोई मनपसंद इंसान नहीं भी है तो आप अकेले किताबों में रम सकते हैं, आप खिड़की के बाहर का नज़ारा अकेले देख सकते हैं। लेकिन वहाँ पर बस में इस तरह का जो सिचुएशन होता है वो आप वहाँ पर नहीं महसूस कर सकते। तो अनेक बार तो ऐसे
व्यक्ति से पाला पड़ता है जो रूठी हुई पत्नी की तरह लाख मनाने पर भी सीधे मुंह बात नहीं करता है। नहीं, कुछ लोगों की फितरत ये बताई गई है कि आप उनसे अगर कुछ पूछना चाहो, बात करना चाहो तो हाँ हूँ के अलावा जवाब ही नहीं देना चाहते, जैसे वो नाराज़ हो आपको आपसे, या जैसे आप मतलब यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि जैसे बीवी नाराज़ हो जाती है तो किस तरह से आप मनाने की कोशिश करिए और वो मानना नहीं चाहती है। तो यहाँ पर, और अगर उससे प्रश्नों के जरिए छेड़खानी की जाए उस हमसफ़र से जो आपके साथ गुजर रहा होता है, यात्रा कर रहा होता है, छेड़खानी की जाए तो हाँ हूँ में जवाब देकर खिड़की से बाहर मुंह लटका लेता है, यानी आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। कभी कभी ऐसा भी साथी मिल जाता है कि आप चाहें सुने या ना सुने, वो अपनी बात तब तक सुनाता रहेगा जब तक दो में से एक उतर ना जाए। यानी यहाँ पर दो तरह के लोगों का वर्णन किया गया, एक वो कि ज़रूरत के हिसाब से जवाब ना देने वाला इंसान, और एक वो जो ज़रूरत से ज़्यादा बकबक करके आपको बेकार परेशान कर देता है। और ये बातों का सिलसिला कब ख़त्म होता है, जब दोनों में से कोई एक उतर जाता है, यानी या तो सुनने वाला या बोलने वाला। तो यहाँ पर लेखक ने इन दोनों कैटेगरी के लोगों का वर्णन किया हुआ है। मुझे सुपरफास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना ज़्यादा पसंद है। अब देखिए यहाँ पर सुपरफास्ट ट्रेन और एक्सप्रेस दोनों के बीच में लेखक ने जो कंपेयर किया है, जो तुलनात्मक जो कंपैरिजन विचारों ख्यालों के आधार पर किया, वो बड़ा ज़बरदस्त है कि कारण यहाँ पर बताया गया। सुपरफास्ट ट्रेन का स्वभाव, अब यहाँ पर नाम तो ट्रेन का लिया जा रहा है लेकिन इंसान की फितरत का, उसके स्वभाव का, उसके बिहेवियर का साथ में वर्णन किया गया है। ये कारण सुपरफास्ट ट्रेन का स्वभाव उस विशिष्ट खास व्यक्ति यानी इंसान की तरह होता है जो रास्ते में मिलने वाले बराबरी वालों की उपेक्षा कर नज़रअंदाज करना, बड़ों से मिलने दौड़ा जाता है। मतलब यहाँ पर ये बताया गया है सुपरफास्ट ट्रेन छोटे स्टॉप्स पर नहीं उतरती है, रुकती है, छोटे स्टेशन पर नहीं रुकती है, वो बड़े स्टेशन से बड़े स्टेशन के बीच चलती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आम इंसान को नज़रअंदाज करके अपने ही लेवल के लोगों से बात करना और उन पर भी अपनी एक इम्प्रेशन डालना कि भाई मैं तुमसे भी महत्वपूर्ण हूँ, ये जो स्वभाव है ये सुपरफास्ट ट्रेन का बताया गया है। तो उसे आदमी से अधिक अपनी चाल पर नाज होता है क्योंकि सुपरफास्ट ट्रेन की स्पीड जो है काफ़ी तेज़ रहती है, उसको बीच में तो रुकना नहीं होता है। लेकिन अब यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन का क्या बताया जा रहा है, जबकि एक्सप्रेस ट्रेन जो है एक दोस्त की तरह दूर से स्टेशन देखकर अपनी चाल धीमी कर देती है। मतलब ये कि चाहे छोटा स्टेशन हो चाहे बड़ा स्टेशन हो, हर स्टेशन को मान और सम्मान बिल्कुल अपने दोस्तों की तरह, कि जैसे आपका कोई हमसफ़र, कोई आपका ख़ास दोस्त हो या कोई भी दोस्त जान पहचान वाला, तो आप उससे मिलने के लिए रुक जाते हैं। बिल्कुल वही अंदाज जो है एक्सप्रेस ट्रेन का होता है कि वो अपनी चाल धीमी करके आपके पास आता है, रुकता है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। सबको अपने हृदय में स्थान देती है, मतलब दिल से लगा लेना जिसे आप बोलेंगे, इज्जत देना, मान सम्मान देना। और जब चलती है तो अचानक स्पीड नहीं बढ़ा लेती है। मतलब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि इस कदर धीरे जैसे कोई एक मित्र दूसरे से विदा ले रहा हो। मतलब जैसे आप दो दोस्त कभी अचानक बहुत दिनों बाद मिले हों, तो अब क्या होता है कि भाई आपको दूर तो होना ही है, एक दूसरे से अलग तो होना ही है, लेकिन कहीं ना कहीं मन एक दूसरे में इस तरह से रहता है, अरे यार थोड़ा और रुक जाते, थोड़ा और रुक जाते, लेकिन निकलना है, जाना है। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि जैसे कोई एक दोस्त दूसरे से विदा ले रहा हो तो कि ना चाहते हुए भी उसे जाना पड़ रहा हो, जबकि सुपरफास्ट ट्रेन उसे छोटे स्टेशन पर रुकना ही नहीं होता है। तो दो तरह के इंसानों का वर्णन एक्सप्रेस और सुपरफास्ट के माध्यम से बताया गया है। अपने को तो अब लेखक खुद के बारे में बता रहे हैं, भाई अपन को तो भाई साहब रेल की खिड़की से दुनिया देखने में बड़ा मज़ा आता है। ऐसा लगता है जैसे शीशे में से डिब्बे वाला बाइस्कोप देख रहे हो, जो पहले के ज़माने में होता था कि एक बॉक्स नुमा रहता था जिसके अंदर चित्रों को बिठा दिया जाता था और स्लाइडिंग करते हुए आप दृश्य नज़ारे जो है एक के बाद एक स्लाइड होते थे और आप देखते रहते थे। तो बिल्कुल आप डिब्बे में बैठे हुए हैं और एक के बाद एक नज़ारा आपकी आंखों के सामने, डिब्बे मीन्स ट्रेन के डिब्बे में बैठे हुए हैं और नज़ारा जो है गुजर रहा होता है। लेकिन कोई देखे तब तो जैसे ही आपने पाँव रखा, अब देखिए यहाँ पर अब जब आप सीट पर बैठने जाते हैं तो देखिए किस तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर वो शुरुआत हो रही है। जैसे ही आपने पाँव रखा और अपनी सीट पर बैठे कि सामने की सीट पर बैठा यात्री आपके झोले में, झोले यानी बैग, थैला जो होता है, झांकते अखबार की ओर देखकर पूछेगा क्या मैं इसे ले सकता हूँ। अब यहाँ पर सिचुएशन दर्द सर की शुरुआत हो रही है
कि आपने न्यूज़पेपर लिया है खुद के पढ़ने के लिए, अभी आपने पेपर देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, कि सामने वाला आपके हाथ से पेपर ले लेता है। और यहाँ पर देखिए वो पूछता है कि देखकर पूछेगा क्या मैं इसे ले सकता हूँ। अच्छा, जस्ट पूछना, आपने जवाब दिया नहीं दिया, वो इस बात की प्रतीक्षा नहीं करता, इंतजार नहीं करता है और खुद ही ले लेता है। अब देखिए आपकी कंडीशन क्या होती है। भले ही आपने उसे अभी अभी खरीदा हो और उसे खोलकर पढ़ना तो दूर, पन्ने पलटकर भी ना देखे हों, लेकिन आपके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अखबार सामने वाले के हाथों में पहुंच जाता है। अब आपकी स्थिति, आपकी दशा, आपकी हालत कैसी हो जाती? मांगने वालों की हो जाएगी कि पता नहीं वो कब पढ़ लेगा और फिर मुझे देगा। यानी ऐसा लगता है जैसे वो आपका अपना पेपर नहीं रहा, वो सामने वाले का ही पेपर है कि भाई वो पढ़ ले तो मुझे दे। तो ये स्थिति, ये हालत जो है उस समय आपकी बन जाती है और आप उत्सुकता यानी क्यूरियोसिटी कि भाई वो पढ़े और मुझे दे, ये राह देखेंगे। एक मुहावरा, इंतजार करना कि समाचार पत्र अब लौटे कि तब। तभी वे सज्जन एक जम्हाई लेकर, एक लंबी सांस लेकर उसे बेतरतीबी से, देखिए न्यूज़पेपर को सही ढंग से रखिए, कितना खूबसूरत लगता है, कितना अच्छा। उसी में जब आप न्यूज़पेपर को खोलते हैं और वो हवा से इधर उधर उड़कर पेजेस उसके आगे पीछे हो जाते हैं या फोल्डिंग अलग जगह हो जाती है, तो न्यूज़पेपर की खूबसूरती भी खराब हो, बदनुमा लगने लगती है, बेकार लगने लगती है। तो बेतरतीबी से मोड़ते हुए किसी दूसरे मांगने वाले की ओर इस तरह शान से बढ़ा देता है मानो समाचार पत्र आपका नहीं, देने वाले की खुद की प्रॉपर्टी हो, निजी संपत्ति यानी पर्सनल, खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। देखते देखते समाचार पत्र के पन्ने, पेजेस जो हैं एक दूसरे से जुदा यानी अलग होकर पूरे डिब्बे के चक्कर काटने लगेंगे। यानी आपने पेपर खरीदा, आपने पेपर पढ़ा भी नहीं और एक इंसान के माध्यम से पूरे ट्रेन में आपका पेपर जो है घूमने लगता है। मजे की बात यह है कि एक समाचार पत्र के कितने उपयोग यानी उसका इस्तेमाल किस किस तरह से होता है वो भी वहां पर देखने को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि भाई वो दूसरे के हाथ में चला गया, उसने तो खरीदना है तो उसको किसी भी तरह से वो यूज करेगा। और यूज कैसे कैसे करता है वो यहां पर बताया गया कि इसका अंदाज यानी उपयोग कैसे कैसे होते हैं, इसका अंदाज रेल की यात्रा करते समय ही लगाया जा सकता है। कोई ललित निबंध, ललित का मैंने बताया था ना कि मजेदार, मनोहर, खूबसूरत, अच्छा दिखने वाले ऐसे जो आर्टिकल्स होते हैं कि तो कोई संपादकीय एडिटोरियल जो एडिटर खुद अपनी कलम से लिखता है, ऐसे पेजेस कुछ लोग पढ़ने वाले होते हैं, इनके शौकीन होते हैं, से अपनी सीट जो जिस पर बैठना होता है झाड़ता हुआ, साफ करता हुआ नजर आता है। कोई समाचार पत्र यानी अखबार को फैलाकर उस पर भोजन करता दिखाई पड़ता है। बेचारे समाचार पत्र वाले ने भी कभी जो पेपर छापते हैं, प्रिंट करते हैं, इन लोगों में नहीं सोचा होगा कि उसके पत्र के इतने उपयोग, इतने इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सॉरी। इन सबसे परेशान होकर जब आप पीछे की ओर सिर टिकाकर कुछ क्षण आराम करना चाहेंगे कि भाई अब तो पेपर गया, अब आप आराम करना चाहते हैं कि चलिए जाने दीजिए, इसी बीच सामने से प्रश्न उछलेगा। अब देखिए, जिसे आप जानते नहीं, आपके साथ सफर कर रहा है, आप ज्यादा बात भी नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन वो आपको इस तरह से अपनी बातों में उलझा लेगा कि आप ना चाहते हुए भी हाँ हूं ही सही, लेकिन थोड़ा बहुत आपको जवाब देना ही पड़ जाता है। तो जब आप आराम करना चाह रहे हो, इसी बीच सामने से प्रश्न, एक सवाल आता है, कहां तक चल रहे हैं? आप अनमने, आप नहीं चाह रहे हैं, आपकी इच्छा नहीं है, आप बात नहीं करना चाह रहे हैं, उसके बावजूद आप कहेंगे भोपाल तक। फिर सामने से सवाल पूछा जाता है, भोपाल गाड़ी कितने बजे तक पहुंचती है? आप फिर जवाब देने के लिए विवश हैं, कहेंगे 3:15 बजे। अब यहां पर उनको चुप हो जाना चाहिए, लेकिन इस पर वो आगे अपनी बात को कंटिन्यू कर देते हैं। उनका तर्क होता है, उनका कहना होता, पहले तो 4 बजे पहुंचती थी। लेखक कह रहे, मैंने कहा टाइम बदल गया। फिर वो चुप नहीं, बोल रहे हैं, गाड़ी में तो कोई जगह चेन पुलिंग होती होगी कई जगहों पर, आज की तारीख में पहुंच जाए यही गनीमत है। आप सोचेंगे चलिए, उसने बोला, अब चुप हो जाएगा, चर्चा का, उस बातचीत का अंत हुआ। तभी तीर की तरह प्रश्न फिर उछलता है, फिर सामने से बातें आती, क्या आप हबीबगंज उतरेंगे या भोपाल? मैंने, लेखक कह रहे, मैंने जवाब दिया, कहा हबीबगंज। पूछेंगे हबीबगंज क्यों? जवाब आप देते हैं, वहां से तुलसी नगर पास पड़ता है। वे चिढ़कर बोल रहे हैं, खाक पास पड़ता है, ऑटो वाले 5-7 रुपए ऐंठ लेंगे,
इससे तो अच्छा है। अब देखिए, बिन मांगे मशवरा आपको दिया जा रहा है तो कैसे आपके मन में चिढ़ पैदा होगी। इससे तो अच्छा है आप भोपाल स्टेशन उतरते, वहां से 4 कदम चलने पर टेम्पो मिल जाता जो 50 पैसे में टीटी नगर और फिर 50 पैसे में तुलसी नगर, तो क्या अरोरा कॉलोनी तक उतार देता आपको। लेखक कह रहे मैंने सोचा कहीं ये पुनः हबीबगंज स्टेशन ले जाकर वहां से वापस ट्रेन में न बैठा दे, यानी इतना बड़बड़ कर रहा है कि वापस मुझे हबीबगंज ना पहुंचा दे। अतएव इसलिए चुप्पी यानी खामोशी साध कर निश्चल। निश्चल का अर्थ होता है जिसमें कोई चाल ना हो, यानी जिसमें कोई मोमेंट ना हो, एक ही जगह टिके रहना बिना हिले डुले, यानी विदाउट एनी मोमेंट, जिसे आप बोल सकते हैं बैठ गया। अगर आप यात्रा पर हैं तो आपको सहयात्री आपके हम सफर के प्रश्नों का जवाब देना ही होगा। फिर उसने पूछा भोपाल में क्या करते हैं। लेखक कह रहे हैं जवाब दिया गया। मैंने कहा मीटिंग में जा रहा हूं। वे कंटिन्यू बोल रहे हैं, सामने वाले कहना शुरू कर देते अपन तो वल्लभ भवन के अकाउंट सेक्शन में हैं, लोगों के बिल बनाते बनाते। अब देखिए एक स्टूडेंट्स बच्चों यहां पर एक चीज और समझ लीजिए कि जब दो शब्दों के बीच में ये योजक चिन्ह जो हाइफन डैश है ना लंबा सा, जब आ जाए तो ये आपका शब्द युग्म शब्द कहलाता है। अच्छा, ये शब्द युग्म शब्द क्या होता है, जब मैं ग्रामर सेक्शन पढ़ा रहा हूंगा तब उस समय मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। बट यहां पर ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पैराग्राफ से यानी परिच्छेद से शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। तो जब इस तरह के दो शब्दों के बीच में, ध्यान रखिएगा दो शब्दों के बीच में जब इस तरह का योजक चिन्ह हाइफन हो तो वो आपका शब्द युग्म शब्द होता है। इसे आप वहां पर आंसर की जगह लिख सकते हैं। तो बात ये हो रही थी कि सामने वाला कह रहा है कि अपन तो वल्लभ भाई के भवन के अकाउंट सेक्शन में हैं, लोगों के बिल बनाते बनाते अपना भी वेतन अपनी भी तनख्वाह निकल आती है, रहने को ठाट से बड़े ठाट बाट से सरकारी क्वार्टर यानी कमरा रूम घर जिसे आप बोल सकते हैं मिला है, बीवी और 2 बच्चे, यानी पूरी डिटेल बिना पूछे वो अपना दे देता है। अगर ट्रेन में रेलवे कर्मचारी का साथ हो जाए तो सारे रास्ते गाड़ियों के शटिंग देखिए यहां पे चूंकि रेल के द्वारा रेल से संबंधित ये निबंधात्मक अध्याय है तो यहां पर अधिकतर जो आपको रेल से संबंधित शब्दों का प्रयोग किया गया। शटिंग का अर्थ होता है वो ट्रेनें जो सफर नहीं करती उन्हें किनारे रेलवे ट्रैक पर जो है खड़ा कर दिया जाता है, तो किनारे लगा दिया जाता है, उस कंडीशन को शटिंग कहा जाता है। तो सारे रास्ते गाड़ियों के शटिंग करने की आवाज सुनाई देगी। कोई कहेगा एट अप, एट जो है इंग्लिश का 8 अप से आ रहा हूं, 7 डाउन से लौटना है। अगर स्टेशन मास्टर ने सिग्नल नहीं दिया और गाड़ी आउटर यानी सिग्नल से बाहर पर खड़ी हो गई, बाहरी ट्रैक पर खड़ी हो गई तो रात वापस घर लौटना मुश्किल है। आजकल तो मेल को रोक कर, मेल जो ट्रेन का एक रूप है एक्सप्रेस और सुपरफास्ट की तरह, मेल जिसमें सवारी आप गाड़ी कह सकते हैं, रोककर माल का अर्थ यहां पर माल गाड़ी है को पास करना पड़ता है, नहीं गुजारना पड़ता है। कारण माल गाड़ी में भरे माल के बिगड़ने का डर रहता है। देखिए यहां पर व्यंग किया गया है। व्यंग किस तरह का है कि वजह यहां पर बताई गई है कि मेल को रोक दिया जाता है, मालगाड़ी को आगे बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि मालगाड़ी में भरे माल के बिगड़ने का यानी खराब होने का, जो उसके अंदर माल रखा है, जो भी सामान है वो खराब हो सकता है। जबकि मेल में यानी ट्रेन के अंदर सफर करने वाली सवारी गाड़ी में बैठा आदमी बिगड़ता नहीं, यानी वो गुस्सा नहीं होता। यहां पर बिगड़ना खराब होना, यहां पर बिगड़ना नाराज होना, वो नाराज नहीं होता। अरे नाराज भी तो नहीं होता है, क्या खाकर नाराज होगा? अगर शिकायत करना चाहे तो शिकायत पुस्तिका, कंप्लेन जो बुक होती है, मांगे। जब तक शिकायत पुस्तिका आएगी तब तक ट्रेन को सिग्नल मिल चुका होता है और वो वहां से आगे बढ़ चुकी होती है। दूसरे ने कहा मैं पूछताछ विभाग, जो इंक्वायरी सेक्शन डिपार्टमेंट होता है, मैं काम करता हूं। अब देखिए उसके माध्यम से किस तरह की बातें, मतलब ये इस तरह की बातें आपके इर्द गिर्द में बैठे हुए मुसाफिर कर रहे हैं और मजबूरन आपको सुनना पड़ रहा है। क्या वो बात कर रहा है? लोग बाग भी, यानी तरह तरह के लोगों के सवाल और लोगों के जहन को, उनकी सोच को बताया जा रहा है। लोग बाग भी कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। कोई पूछता है 10 बजे वाली रेल कब आएगी। अब देखिए यहां पर खुद ही टाइम बता रहा है कि 10 बजे वाली रेल कब आएगी। कोई पूछता है छोटी लाइन वाली गाड़ी कहां पर खड़ी होगी। मतलब पता है कि छोटी लाइन वाली गाड़ी छोटी लाइन पर ही खड़ी होनी, उसके बावजूद सवाल किया जा रहा है कहां पर खड़ी होगी, मानो उसके बड़ी लाइन पर खड़ी होने का अंदेशा यानी डाउट या शक हो। एक दिन एक आदमी ने तो कमाल कर दिया, पूछा क्यों भाई साहब,
बिना टिकट वालों के लिए बाहर जाने का रास्ता किधर से है। मतलब यहाँ पर एक तरह से उसका कहने का मतलब ये था कि भाई ये प्लेटफॉर्म से गुजरेंगे तो टीसी पकड़ लेगा, तो कोई ऐसा रास्ता बताइए जहाँ से मैं निकल जाऊँ। लेकिन यहाँ पर जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो इतना अजीब हो जाता है कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो क्या पूछ रहा है, टिकट वालों के लिए बाहर जाने का रास्ता किधर से, यानी मेरे पास टिकट नहीं है, मैं किधर से जाऊँ कि मैं पकड़ा ना जा सकूँ। अब यहाँ पर जवाब वो कह रहा है, मैंने कहा मेरे पास बैठ जाओ, यानी वो इंक्वायरी डिपार्टमेंट में बैठा है, वो क्या बता रहा है, मैंने कहा मेरे पास बैठ जाओ, मैं भी एक दिन इसी तरह, नहीं जिस तरह से तुम मुझसे पूछ रहे हो ना रास्ता, मैं भी एक दिन इसी तरह रास्ता पूछते पूछते यहाँ आया था, अब लोगों को बाहर जाने का रास्ता बताने का काम कर रहा हूं। तो ये एक टॉन्ट किया गया, व्यंग किया गया। एक बार एक सहयात्री यानी साथ में सफर करने वाला इंसान, मुसाफिर ने पूछा, क्यों भाई साहब, क्या आप यात्रा पर जाने से पहले आरक्षण करा लेते हैं, रिजर्वेशन? मैंने कहा ये तो सहज बात है, आजकल बिना आरक्षण की यात्रा करना सिरदर्द मोल लेना है। वे बोले, आप भी अजीब आदमी हैं, सिरदर्द तो आरक्षण कराने में है, हफ्तों चक्कर काटते हैं तब कहीं एक सीट मिलती है, आप शान से टिकट जेब में रखते हैं, अकड़ कर डिब्बे में प्रवेश करते हैं, और जब कंडक्टर को आरक्षण का टिकट दिखाते हैं तो हिकारत यानी गिरी हुई निगाह, जिसे कि उससे जिसके पास आरक्षण रिजर्व टिकट है उससे उसको कोई बेनिफिट तो मिलना है नहीं, तो चिढ़कर एक तरह से गुस्से वाली निगाह या गिरी हुई निगाह जिसे आप बोल सकते हैं से देखकर क्या कहता है, जब टिकट है तो क्या देखना, नहीं होता तो देख लेता। वो दूसरे यात्री के पास जाता है, उसके पास ना टिकट है ना आरक्षण है, यानी विदाउट एनी जो टिकट होता है उसके साथ वो सफर कर रहा होता है। इशारे में अब देखिए यहाँ पर रिजर्वेशन के लिए इतनी दिक्कत, हफ्तों चक्कर काटना, और हमारे ये सिस्टम की खराबी का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ये है व्यंग। तो एक ऐसा इंसान जिसके पास टिकट नहीं है, ना चालू टिकट ना रिजर्वेशन किसी भी तरह का, लेकिन इशारे में, अब देखिए यहाँ पर फिर से दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आया, आपका शब्द युग्म शब्द हो गया है। इशारे में कुछ बातें होती हैं और उसे वो जहां से चाहता है, जहां तक के लिए चाहता है वहां तक के लिए सीट मिल जाती है। देखा नहीं आपने, रेल के हर डिब्बे पर लिखा होता है, भारतीय रेल जनता की संपत्ति है, यानी प्रॉपर्टी है, इसे सुरक्षित रखिए। लेकिन लेखक यहां पर तंज कर रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इसके पीछे एक अलिखित जो दिखाए मतलब लिखी ना हो, इनविजिबल जिसे अदृश्य आप जिसे बोलते, इबारत लाइन होती है, एक ऐसी लाइन जो लिखी नहीं हुई होती है और उस पर क्या लिखा होता है, भारतीय रेल कंडक्टर की संपत्ति है, जब चाहे जिसे चाहे घूस के आधार पर, रिश्वत के आधार पर सीट को बेच सकता है। सांझ हो चली थी, यानी शाम हो गई थी, डिब्बे की बत्तियां जलने लगी थी, लोगों ने अपने अपने होल्ड ऑल वो बैग, वो थैला होता है जिसमें आप थोड़े बहुत कपड़े या बिछौना जो आप ट्रेन में बिछाकर आराम से लेट सकें, इस तरह की हल्की फुल्की चीज़ों को रखने के जो थैला होता है उसे होल्ड ऑल बोला जाता है, बिछाने शुरू कर दिए। मैंने भी थक कर चूर हो जाने के कारण, क्योंकि दिन भर इस तरह की निरर्थक बातें, अनाप शनाप बातें, लोगों की ना बात करना हो, ऐसे लोगों से भी बातें करना पड़ जाए तो इंसान मानसिक रूप से थक जाता है, ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हो जाता है। मैंने भी थक कर चूर हो जाने के कारण सिरदर्द की एक गोली खाई और लेटना चाहा। सहयात्री ने देखा तो पूछा, क्या आपको सिरदर्द हो रहा है? मैंने कहा जी हाँ। बोले, आप ऐसी वैसी गोलियां क्यों खाते हैं, इससे रिएक्शन हो सकता है, यानी आपको नुकसान उल्टा हो सकता है। फिर पूछा, कल क्या खाया था, रास्ते में कहीं पूरी कचौड़ी तो नहीं खा ली? अरे ये रेलवे ठेकेदार कल की बासी पूरी कचौड़ी को उबलती कढ़ाई में डालकर ताज़ा के नाम पर बेचते हैं, कहेंगे हाथ लगा कर देख लो गर्म है कि नहीं। भाई अभी आप किसी भी गर्म चीज़ में उसको डालकर निकालोगे तलती हुई कढ़ाई में से तो वो गर्म तो रहेगा ही ना। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, उन्हें तो अपनी जेब गर्म करनी है, यानी अपनी जेब भरनी रहती है, पैसा कमाना रहता है, लोगों के सेहत की उनको बिल्कुल फिक्र नहीं होती है, बिल्कुल चिंता नहीं होती है, कोई किसी भी तकलीफ में चला जाए इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो घर से पराठे लेकर चलता हूँ, रास्ते में कोई और पराठे वाला मिल जाता है तो 2 और 2 4 मिलाकर खाने में मजा आ जाता है। फिर पूछा, आपको सिरदर्द कितने समय से है? क्या ये पैतृक बीमारी, पैतृक यानी खानदानी, हेरिडिटरी जिसे आप बोल सकते हैं कि मतलब अक्सर कोई बीमारी ऐसी होती है जो आपके माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, चाचा में, ये आपके आम बीमारी बोल सकते हैं। तो क्या ये खानदानी पैतृक बीमारी है ये, या केवल आपको ही है?
मैंने कहा मेरे परिवार में, अब देखिए लेखक चिढ़कर कह रहे हैं, मेरे परिवार में सभी के सिर हैं, यानी अगर इंसान है तो सिर तो रहेगा ही, मेरे परिवार में सभी के सिर हैं, अतएव इसलिए सबको सिर दर्द होना स्वाभाविक है। लाजमी है कि अगर सिर है तो सिर दर्द तो होगा ही होगा। वे बोले क्या आप भी बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं? जिनके पाँव में शनि होता है, शनि देखिए ये एक अपशगुन के तौर पर होता है और ये एक्चुअली सातवां आपका प्लैनेट है जिसे आप सैटर्न कहते हैं इंग्लिश में। तो जिनके पाँव में शनि होता है उन्हें भी सिर दर्द होता है, जिनके पेट में गैस होती है उन्हें भी सिर दर्द होता है। मैंने कहा आप बजा फरमाते हैं, आपने बहुत सही कहा, अब बहुत सही कह रहे हैं। जब मैं घर से चला तो भला चंगा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा फील कर रहा था, ट्रेन के सफ़र का सोच रहा था बड़ा मज़ा आएगा। ट्रेन में बैठा तब भी कोई शिकायत नहीं थी, किताब पढ़नी चाहे तब भी मन आनंद से हिलोरे हिचकोले ले रहा था, लहरें ले रहा था, बड़ा खुश था। लेकिन जब से हम सफ़र सहयात्रियों ने, साथ में सफ़र करने वाले साथियों ने सिर खाना शुरू किया, यानी जबरन बात करना शुरू किया, तो बेचारा सिर दर्द नहीं करे तो क्या करे। सच कहता हूँ भाई साहब, मैं सिर दर्द से नहीं, हम सफ़र यात्रियों के दर्द सिर से परेशान हूं। तो देखिए किस तरह से लेखक राम नारायण उपाध्याय जी ने यहां पर यह स्पष्ट किया है इस व्यंग्यात्मक निबंध में कि अखबार पढ़ने वालों को किस तरह से उनसे एक सोच उनकी बताई गई है, बेजा बातें करने वाले, निरर्थक बातें करने वालों का वर्णन किया गया है, ना चाहते हुए भी मशवरा देने वाले लोगों की सोच बताई गई है। तो ऐसे लोगों के विचारों को देखकर या यहाँ पर वर्णन करते हुए उपाध्याय जी यही बतलाना चाह रहे हैं कि हमें इस प्रकार की बुराइयों से अपने आप को बचाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर का खुलासा रहा, इसकी व्याख्या रही। अब हम अगले स्लाइड के माध्यम से बहुत ही स्पीड के साथ, बहुत ही शॉर्ट में एक एक प्रश्नों के उत्तर, क्वेश्चन जो आपको स्वाध्याय के तौर पर दिए गए हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 12 पे देखिए, 13 पर देखिए, जो प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं वो आपको मैं आगे के एक एक स्लाइड में समझाऊंगा। आप उन्हें देखिएगा और नोट कर लीजिएगा, पढ़िएगा। आप इस तरह से अगर प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे तो ज़रूर आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। चलिए आगे की स्लाइड में हम स्वाध्याय वाले प्रश्नों को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो जिस हिसाब से टेक्स्ट बुक में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर आंसर लिखे हुए हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, असत्य विधान को सत्य करके लिखिए। अब यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, ज़्यादातर असत्य ही दिए गए हैं, उनको सत्य करके लिखना है। तो क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं, लेखक को सुपरफास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना ज़्यादा पसंद नहीं है। ये वाक्य जो है गलत है, सही जो है वो ये रहा, लेखक को सुपरफास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना ज़्यादा पसंद है। ये अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। दूसरा है लेखक को पेट दर्द नहीं आप जान रहे हैं क्या होता है, सिर दर्द। देखिए उत्तर यहाँ पर दिया गया है, सिर दर्द हो रहा था। अगला विधान आप देख लीजिए, लेखक को भागते वृक्षों का साथ निभाने में कम मजा आता था। गलत है, ये कम नहीं बहुत ज्यादा मजा आता था। अगला देख लीजिए यहाँ पर, सभी सिर वालों को सिर दर्द होना अस्वाभाविक, गैर लाजमी नहीं बल्कि लाजमी है, जरूरी है। अगर सिर है तो सिर दर्द होना ही होना, ये आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला यहाँ पर दूसरा जो दिया गया है, लिखिए पाठ में प्रयुक्त खाद्य व्यंजन, खाने पीने वाली चीजों का वर्णन कौन कौन सा किया गया है वो यहाँ पर देख लीजिए। पहला दिया गया पराठे है, दूसरा पूरी है, तीसरा कचौड़ी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर पाठ में प्रयुक्त रेल विभाग से संबंधित शब्दों की सूची बनाइए। देखिए यहाँ पर जितने भी मैंने तकरीबन 10 शब्द दिए हैं, आप इससे और भी अधिक हो सकते हैं, वो आप ढूंढकर लिख सकते हैं, लेकिन इतना भी आप काफ़ी है। अगर इनमें से 4-5 आप लिखते हैं तो आपको मार्क्स जो है अच्छे मिलेंगे। अगला कारण लिखिए, कभी कभी मेल को रोककर माल को पास करना पड़ता है, इसकी वजह क्या है वो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि मालगाड़ी में भरे माल के बिगड़ने का डर रहता है, इसलिए मेल को रोककर मालगाड़ी को पास करना पड़ता है। उसके बाद लेखक को सिरदर्द की गोली लेनी पड़ी, क्यों? क्योंकि लोगों की बातों से, निरर्थक बातों से, बेजा बातों से, बेकार फालतू की बातों को सुन सुनकर वो पूरी तरह से थक कर चूर हो जाते हैं और ये कारण है कि उन्हें सिरदर्द की गोली लेनी पड़ती है।
अब यहाँ पर दिए गए शब्दों से तद्धित और कृदंत शब्द बनाइए। स्टूडेंट्स, मैं फिर से आपको यहाँ पर एक बार रिपीट कर देना चाह रहा हूँ कि ये ग्रामर सेक्शन का है। मैं यहाँ पर सिर्फ आंसर दे रहा हूँ। इनके बारे में ये कैसे शब्द बनता है, क्रिया से के रूपों को किस तरह से बनाया जाता है, तद्धित कैसे बनता है, कृदंत कैसे बनता है, या कृदंत का अर्थ क्या होता है, तद्धित का अर्थ क्या होता है, इसको जब मैं व्याकरण सेक्शन पढ़ाना शुरू करूँगा तो मैं एक एक करके आपको बहुत ही डीप में, बहुत गहराई में आपको मैं समझाऊंगा, जिससे आप आसानी के साथ कोई भी शब्द को, कोई भी शब्द हो, चाहे आप उसे तद्धित बना सकते हैं, चाहे कृदंत बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3-3 शब्दों के आधार पर लिया है। आप देख सकते हैं कि लाचार का तद्धित क्या होगा, परेशान का, सज्जन का तद्धित क्या होगा, फिर लिखना, दौड़ना और झांकना का कृदंत क्या होगा। अभिव्यक्ति, आपको अपने विचारों को यहां पर लिखना है। क्या क्वेश्चन दिएगा, मेक इन इंडिया नीति पर अपने विचार लिखिए। अब यहां पर मैंने दे दिया अपने आधार पर, आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं, अपने तौर पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्या दिया गया है, अपने विचार लिखिए। तो ये मैंने अपने विचार लिखा है, आप इससे मिलता जुलता या इसी तरह का कुछ भी इससे रिलेटेड, मेक इन इंडिया से रिलेटेड आप लिख सकते हैं। ये आपका आंसर रहेगा। भाषा बिंदु से संबंधित प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ये भी आपका ग्रामर सेक्शन से रिलेटेड है। काल परिवर्तन है, टेंस है। आपको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ग्रामर सेक्शन जब मैं पढ़ाऊंगा तो चाहे काल परिवर्तन हो, वाक्य भेद हो, चाहे वो क्रिया का रूप हो, चाहे वो विकारी शब्द हो, अविकारी शब्द हो, सबको मैं उदाहरण के साथ, उसकी परिभाषा के साथ, उसके अभ्यास के साथ मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए, पहले दिया गया है कि ये वाक्य है कि काल पहचान कर आपको लिखना है कि ये कौन सा काल है। उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता तो और भी दृष्टि को उलझा लेती थी, अपूर्ण भूतकाल किसी दूसरे मांगने वालों की ओर इस तरह शान से बढ़ा देंगे। ये देखिए, मैंने उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप एक एक करके इनको देख सकते हैं। बासी, पूड़ी, कचौड़ी उबलती कढ़ाई में डालकर ताजा के नाम पर बेचते थे, अपूर्ण भूतकाल। तभी तीर की तरह शब्द उछलेगा, ये उछलेगा सामान्य भविष्यकाल। अब अगला जो है आपको परिवर्तन करना रहेगा। पहले क्या दिया था, प्रीवियस में, प्रीवियस स्लाइड में पहचानना, यहां पर आपको बदलना है। बदलने का भी रूप मैंने दे दिया, किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखना चाहता हूं, इसे अपूर्ण भूतकाल में बदलना है, आप इस तरह से बदल सकते हैं। तो ये उत्तर मैंने जस्ट यहां पर क्वेश्चंस के उत्तर यहां पर लिखे हैं कि इसका सही रूप ये है। आपको मैं आगे की कुछ वीडियोस के माध्यम से ग्रामर सेक्शन में हर एक चीज का मैं एक एक खंड जो है आपको उदाहरण के माध्यम से, उसकी परिभाषा के माध्यम से समझाने वाला हूं। तो आप इंतज़ार करिएगा। कुछ वीडियोस आपके चैप्टर ख़त्म हो जाने के बाद जब मैं ग्रामर सेक्शन करूंगा तो हर एक चीज़ को मैं बहुत बारीकी के साथ आपको समझाने वाला हूं। अब यहाँ पर उपयोजित लेखन, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, जिसे आप इश्तिहार बोलते हैं, कैसे तैयार करना है। आपकी टेक्स्ट बुक में जो प्रारूप दिया गया है वो इस तरह से है कि दैनिक जीवन में अपनी पसंद की कोई उपयोगी वस्तु, तो आपको इन हेडिंग्स के अकॉर्डिंग, नाम है, उपयोगिता है, उपयोगिता नहीं, यूटिलाइज, इस्तेमाल, फिर कॉन्टेक्ट है, फिर उसकी खासियत क्या है, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको एडवर्टाइजमेंट, इश्तिहार जो है तैयार करना होगा। मैंने अपने तौर पर तैयार किया है, उसे आप अगली स्लाइड में देखिए। विज्ञापन हेडिंग आप इस तरह से ड्राइंग करके, आप चूंकि जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, दैनिक जीवन में अपनी पसंद की कोई उपयोगी, डेली रूटीन में आप जो इस्तेमाल करते हो, तो यहाँ पर बनेली शैम्पू का मैंने इस्तेमाल किया है, आपके व्यक्तित्व में निखार लाए, बालों को मजबूत और चमकदार बनाए, आंवला जैसे अन्य कई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना हुआ बनेली शैम्पू आज ही खरीदिए और अपने को युवा महसूस कीजिए। 500 ग्राम के बोतल के साथ आकर्षक उपहार बिल्कुल मुफ्त। ये आप एड्रेस दे सकते हैं कि बनेली इंडस्ट्री 20 खैरातपुर नागपुर। तो इस प्रकार से आप विज्ञापन को डिजाइन कर सकते हैं, उसका प्रारूप आप बना सकते हैं। दोस्तों, ये उम्मीद करता हूं कि मैंने जो ये चैप्टर आपको पढ़ाया हुआ है, सफर का साथी और सिरदर्द, आप लोगों को भली भांति समझ में आया होगा। मैंने न केवल चैप्टर को समझाया बल्कि इससे संबंधित जो भी स्वाध्याय आपको दिए गए हैं उनको भी मैंने अपने तौर पर आसान बनाकर आप लोगों के सामने उसको मैंने प्रस्तुत किया, जिससे आप को प्रश्नों का उत्तर लिखने में कोई तकलीफ ना हो। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और एक विनती
कि यदि ये वीडियोस आपको समझ में आ रहे हों तो आप अपने कलीग्स को, अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट को, आपके जान पहचान में जो भी लोग हों उनको आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस थोड़े थोड़े टाइम पर आप लोगों को शेयर करता रहूँगा, तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच जाए, इसलिए आपका सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। और यदि कहीं कुछ नहीं समझ में आता है, चाहे वो शब्द हो, वाक्य हो, ग्रामर से रिलेटेड रहेगा, तो आप उसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। आपकी तमाम तरह के शंकाओं को, डाउट्स को क्लियर करने की मैं भरपूर कोशिश करूँगा। इसी बात के साथ मैं आप तमाम लोगों से विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।